देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंट का पहला चैप्टर, वाटर यूजेस एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के ऊपर। देखिए, एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजप्शन पर हेड पर डे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड वो कितना होता है? उसको होता है 135 लीटर से लेकर 225 लीटर तक। तो ऑप्शन में एक ही है, 135 लीटर ही है। तो आप ए लगा बी लगा के आएंगे। देखिए, IS कोड क्या कहता है, डोमेस्टिक कंजप्शन जो होता है 135 लीटर से 225 लीटर LPCD तक होना चाहिए। LPCD का मतलब होता है लीटर पर कैपिटा पर डे, कि मतलब एक बंदा एक दिन में कितना पानी यूज़ कर रहा है, उसको कहते हैं LPCD। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन IS 1172 ऑर्डिनरी कंडीशन में बोलता है कि मिनिमम डोमेस्टिक वाटर डिमांड एक टाउन के लिए जहाँ पे फुल फ्लशिंग सिस्टम हो वो 200 लीटर पर हेड पर डे होना चाहिए। जबकि मतलब फुल फ्लशिंग सिस्टम, जहाँ पे फुल फ्लशिंग सिस्टम है, जहाँ पे टॉयलेट वॉयलेट सब कुछ लगा हुआ है, वहाँ पे 200 लीटर पर बंदा लेके चलता है। लेकिन अगर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो 135 लीटर पर हेड, मतलब 135 लीटर पर हेड लेके चलता है। और LIG कॉलोनीज़ में, मतलब लो इनकम ग्रुप में, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या लो इनकम ग्रुप में 135 लीटर पानी लेके चलता है। अगर ड्रिंकिंग की बात करें, ड्रिंकिंग में 5 लीटर पानी यूज़ होता है, कुकिंग में 5 लीटर यूज़ होता है, बाथिंग में 55 लीटर, कोल्ड क्लॉथ वॉशिंग में 20 लीटर पानी यूज़ होता है, यूटेंसिल वॉशिंग में 10 लीटर पानी यूज़ होता है, हाउस वॉशिंग में 10 लीटर पानी यूज़ होता है, और फ्लशिंग ऑफ वाटर क्लोजेट में 30 लीटर पानी होता है। और इन सबको मिलाकर 135 लीटर पर कैपिटा पर डे यूज़ होता है। अगर बात करें, अ वेल कंस्ट्रक्टेड इन ग्राउंड विदाउट पासिंग एनी इनपरवियस स्ट्रेटम इज कॉल्ड। जब एक वेल बनता है एक ग्राउंड में बिना किसी इनपरवियस स्ट्रेटम को पास किए, तब उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं एक सेलो वॉल। क्योंकि आप पास नहीं कर रहे हो, सिंपल सी बात है भाई। इसका मतलब क्या है कि आप इन परवियस लेयर को पास ही नहीं कर रहे हो। तो एक सेलो वैली बनाओगे ना, एक ऐसी वेल बनाओगे जो छोटी सी हो। सेलो वेल क्या होती है कि इसको हम एक डग वेल भी बोलते हैं। ये 50 फीट से कम पर होती है। इसको हम बेड रॉक पे बनाते हैं। इट इज़ अ परवियस स्ट्रेटा। परवियस स्ट्रेटा मतलब कि जहाँ से पूरा फकर पानी निकलता रहे, ऐसा नहीं हो कि इन परवियस लेयर को पास नहीं कर रहे हैं। और डीप वेल क्या होती है कि ये इन परवियस लेयर के अंदर तक चली जाती है। इसमें हमें बोर होल बनाना पड़ता है पानी निकालने के लिए। इनफिल्ट्रेशन वेल क्या होती है? इनफिल्ट्रेशन वेल होती है, इट इज़ द इनफिल्ट्रेशन वेल डेट विल इनफिल्ट्रेट precipitation inside of the impervious layer over the ground surface। ये impervious लेयर से पानी निकालती है। This technique allows water to get into the well, which function as a temporary storage facility as well as the infiltrate to become a groundwater। To get into the well which function as temporary, ये temporary storage से काम करती है जहाँ से हम पानी निकालते हैं। ट्यूबवेल क्या होता है? ट्यूबवेल तो आपने गांव में देखा ही होगा बहुत सारा, कि एक कुआं खुदा होता है जहाँ पानी बहुत सारा भरा होता है, और वहाँ पे आप लॉन्ग पाइप डाल के पानी निकाल सकते हो ड्रिल करके। आर्टिशियन वेल क्या होता है? आर्टिशियन वेल एक सिंपल वेल होता है, नेचुरल स्प्रिंग मतलब कि आप जहाँ होता है ना कि कई देखा होगा आपने कि पहाड़ी एरिया में कुछ छेद हो जाता है और पानी अपने आप निकलने लगता है, तो उसको कहते हैं आर्टिशियन वेल। जहाँ नेचुरल स्प्रिंग, इसमें पंप की ज़रूरत होती ही नहीं है, इतना प्रेशर पानी अंदर होता है कि अपने आप पानी फेंक रहा होता है, इनफ प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा। अब बात करें एक क्वेश्चन की, तो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिटी इज़ जनरली असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ। टोटल वाटर रिक्वायरमेंट किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं? वो डिसाइड करते हैं आप क्या मैक्सिमम आवरली ले लो कि भाई हर घंटे कितना पानी यूज़ कर रहे हो, या मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड कि आप हर दिन कितना पानी प्लस फायर डिमांड, अगर पानी यहाँ पे आग लग गई तो उसके बीच में कितना पानी चाहिए उसके लिए यूज़ करते हैं। कॉन्सिडेंट ड्राफ्ट बात करें, मैक्सिमम डिमांड डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, इसे कॉन्सिडेंट ड्राफ्ट कहते हैं। मतलब एक ऐसा समय जब आपको बहुत सारा डिमांड भी है और फायर डिमांड, वो उस समय आग भी लग गई, तो आपको उसे कॉन्सिडेंट ड्राफ्ट कहते हैं। मतलब बहुत कॉन्सिडेंट बात है ये। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जहाँ जो पानी लेकर चलता एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ये मैक्सिमम आवरली डिमांड के लिए बनाया जाता है। कॉन्सिडेंट
अगर बात करें वाटर ट्रीटमेंट यूनिट, अगर बात करें वाटर ट्रीटमेंट यूनिट, तो वाटर ट्रीटमेंट यूनिट क्या होता है? देखो, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट बनाई जाती है आपकी मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए, कि हर रोज़ कितना पानी चाहिए, हर रोज़ कितना मैक्सिमम पानी चाहिए। मैक्सिमम सप्लाई पाइप्स की जो मेन सप्लाई पाइप है वो भी मैक्सिमम डेली डिमांड की, भाई आपको मेन सप्लाई पाइप तो आपको डेली डिमांड के हिसाब से ही आप पानी निकाला जाएगा। अगर वेल और ट्यूबवेल की बात करें तो ये भी भाई कि लोग रोज़ यूज़ कर रहे हैं तो मैक्सिमम डेली डिमांड ही को फुलफिल करना पड़ेगा। डिमांड रिजर्व आया, ये डिमांड रिजर्व आया कि कितनी डिमांड है हम कैसे निकालते हैं? हम एनुअल बेसिस पे निकालते हैं कि एक साल में कितना पानी आपको यूज़ हो रहा है उस हिसाब से निकालते हैं, कि ऐसा नहीं है कि हम हर रोज़ का चेंज करते रहेंगे। इसलिए डिमांड रिजर्व आया एनुअल बेसिस पे होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये कॉन्स्टेंट ड्राफ्ट पे होता है। मैक्सिमम आर्ली डिमांड ले लो, हाँ, या प्लस मैक्सिमम आर्ली डिमांड ले लो, या मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, इसे हम कॉन्स्टेंट ड्राफ्ट कहते हैं। द पाइप मेन टू टेक वाटर फ्रॉम सोर्स टू, मतलब पाइप एक जो मेन पाइप होती है वो पानी सोर्स से उठाती है और सर्विस रिजर्वायर तक लेके जाती है, उससे कहते हैं पाइप मेन। और मैक्सिमम डेली डिमांड के ऊपर बनाई जाती है। अब वाटर सप्लाई क्या इंक्लूड करता है? वाटर सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है? हमारा कलेक्शन भी आता है, ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, ट्रीटमेंट भी आता है। और जब आपने इन सब चीज़ों के लिए डिस्ट्रीब्यूट करो पानी को और प्रोविज़न बनाओगे कि अगर फायर वहाँ पे आग लग गई तो उसके पीछे प्रोविज़न ही बनाओगे। पढ़ लेते हैं। अ फायर सप्लाई system of water supply network is a system of engineering hydrology and hydraulic compound which provide water supply. Of water supply system typically include drainage basin, जैसे ड्रेनेज बेसिन आता है। रो वाटर कलेक्शन पॉइंट की जहाँ पानी इकट्ठा करने का एक पॉइंट हो। वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम जहाँ पानी साफ़ किया जाए उसके लिए हो। वाटर स्टोरेज फैसिलिटी जहाँ पे आपको वाटर को स्टोर किया जाए उसके लिए हो, जैसे रिजर्वायर बना दो या वाटर टैंक बना दो। एडिशनल वाटर प्रेशराइजिंग कंपाउंड, जब प्रेशराइजिंग कंपाउंड हो, जैसे आपका पंपिंग स्टेशन हो जैसे पानी उठाया जाए। और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पानी को उसके लिए भी एक सिस्टम बनाना पड़ता है, और फायर डिमांड के लिए भी। टोटल वाटर डिमांड में भी टेकन, और टोटल वाटर डिमांड कितना लेके चलते हैं हम? 270 लेके चलते हैं, क्योंकि ये बात किया है फुल फ्लशिंग सिस्टम के लिए। नहीं, ये बात किया है कि नॉन फ्लशिंग सिस्टम के लिए 270। और फुल फ्लशिंग सिस्टम की बात करें तो 335 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है एवरेज, क्योंकि डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए हम 135 लीटर पानी यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री के लिए 40 LPCD, पब्लिक यूज़ के लिए 25 LPCD। फायर डिमांड 15 LPCD पानी यूज़ होता है। लॉस वेस्टेज एंड थेफ्ट 55 LPCD। द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन वाटर सप्लाई इज डिज़ाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैक्सिमम डेली डिमांड और या तो प्लस फायर डिमांड के लिए या मैक्सिमम आर्ली डिमांड के लिए होता है। मैक्सिमम आर्ली डिमांड जिसको हम इसलिए ये आ गया BOC। पाइप मेन, फिल्टर, अदर ट्रीटमेंट, जितना पाइप मेन हो गया, फिल्टर हो गया, अदर ट्रीटमेंट हो गया, ये मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मेन जो हो गया मैक्सिमम आर्ली डिमांड और कॉन्स्टेंट ड्राफ्ट के लिए होता है। कॉन्स्टेंट ड्राफ्ट ने बता रखा है क्या होता है, एक मैक्सिमम डेली डिमांड होता है प्लस फायर डिमांड होता है। द रेशियो ऑफ पीक आर्ली डिमांड, जब पीक आर्ली डिमांड और मैक्सिमम डेली डिमांड, ये डायरेक्ट याद रखिए आप। पीक आर्ली डिमांड और मैक्सिमम डेली डिमांड की, पीक आर्ली और मैक्सिमम डेली डिमांड का जो रेशियो होता है वो 1.5 होता है। 1.5 होता है। मैक्सिमम डेली डिमांड और एवरेज डेली डिमांड का जो रेशियो होता है 1.8 होता है। मैक्सिमम आर्ली डिमांड और एवरेज आर्ली डिमांड, मैक्सिमम आर्ली डिमांड और एवरेज आर्ली डिमांड का रेशियो 1.5 होता है। मैक्सिमम आर्ली डिमांड और एनुअल एवरेज आर्ली डिमांड, ये इसका 2.7 होता है। हो गया। टोटल वाटर कंजप्शन इंक्लूड डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल डिमांड फॉर एवरेज इंडियन, ये 270 लेके चलते हैं। फुल फ्लशिंग के लिए 335 और नॉन फ्लशिंग के लिए 270 लेके चलते हैं। फुल फ्लशिंग के लिए बस ये चीज़ चेंज होती है, डोमेस्टिक पर्पज़ ये 200 LPCD हो जाता है, वैसे 135 LPCD चल रहा होता है। फिर हमने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए कि पॉपुलेशन अगर ये है 3 साल का पॉपुलेशन ये है तो 1981 2001 में तो 2011 का पॉपुलेशन निकालिए। तो फॉर्मूला लगाइए PN = P0 + N x बार। अब x बार निकालने के लिए आप जो पॉपुलेशन आपका इंक्रीज़ है, जो आपको पॉपुलेशन ये मिला है उसको सबका इंक्रीज़ निकालिए और उसको प्लस करिए
दोनों प्लस करके फिर डिवाइड करिए 2 से, क्योंकि दो बार तो आया है, ये बार इसमें निकाल लेंगे, इसमें निकाल लेंगे, निकाल के आप ये निकाल लीजिए पी नोट प्लस पी एन इक्वल टू पी नोट प्लस एन एक्स बार, आपका आंसर आ जाएगा। और एन की वैल्यू 1 है, क्योंकि एन क्या है, नंबर ऑफ डिकेड है। वो तो बहुत है यार। बन गया। देखिए, जब पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन है इस पर, अगर पॉपुलेशन जैसे ही इसका है, इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन मेथड से करना है, तो उस समय पूछा भी जाता था, उस समय आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते थे, आपका सब्जेक्टिव होता था पेपर, तो आपका निकाल सकते हैं। देखो आपको ये दे रखा है, तो इसमें करना क्या होता है, आप पहले 1981 में इतना पॉपुलेशन थी, 1991 में इतनी पॉपुलेशन थी, 2001 में इतनी पॉपुलेशन थी, तो आप पहले इंक्रीज़ निकालोगे, इंक्रीज़ निकालोगे तो इसमें से ये माइनस करोगे, इसमें से आप ये माइनस करके इधर लिखोगे, फिर इसमें से ये माइनस करके इधर लिखोगे, फिर जो ये आया है, इसको इसके नीचे ये वाला पॉपुलेशन नीचे रख के ऊपर आप इसका R1 निकालोगे, फिर उसी तरह से इसको ऊपर रख के, इसको नीचे रख के R2 निकालोगे। फिर ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला ये लगाना होता है कि आपको n R1 R2 R3 अप टू Rn ये लगाना होता है। फिर जब Rn आप निकाल लोगे तो आपको फॉर्मूला ये लगाना है, पी नोट इक्वल टू पी एन इक्वल टू पी नोट 1 प्लस R अपॉन में n अपॉन में 100 की पावर n, ये फॉर्मूला लगा के यहाँ पे n की वैल्यू तो 1 ही है, n की वैल्यू 1 होगी। R आपने निकाल लिया, R निकाल लिया आपने, R निकालने के लिए आपने यूज़ कर लिया R1 R2 R3
अप टू आर एन तक, ऐसे आप निकाल लिया। अब और यहाँ पे ये एन लगा के आप ये कर सकते हो आराम से। द वेलोसिटी ऑफ एग्जिट वेस्ट गैसेस शुड बी मिनिमम। जो वेलोसिटी होनी चाहिए उस आपको डायरेक्ट याद करना है 2.5% होनी चाहिए। मतलब आपको बोलता क्या है कि भाई जो एग्जिट वेस्ट गैस शुड बी मिनिमम और विंड स्पीड टू प्रिवेंट डाउन ड्रॉट। कि आपको ऐसे कि पाइप से कोई चीज़ निकल रही है तो यहाँ पे नीचे बैठ ना जाए, ये पानी चला जाए यहाँ से, तो कितनी आपकी वेलोसिटी होनी चाहिए उसकी, और 2.5% होनी चाहिए, मतलब 2.5% ज़्यादा होनी चाहिए। तो विच डिपार्टमेंट लुक आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क। कौन सा डिपार्टमेंट है जो आपका एग्जीक्यूशन करता है और मेंटेन करता है वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क की? वो होता है पब्लिक हेल्थ, क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस की बात आ गई है, वाटर सप्लाई की बात आ गई है, तो आगे पब्लिक हेल्थ ही होगा, क्योंकि वर्क तो करेगा नहीं, वेलफेयर नहीं करेगा, तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ही होगा। पीडब्ल्यूडी की बात करें, पीडब्ल्यूडी क्या करता है? कंस्ट्रक्शन से वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस से, कंस्ट्रक्शन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, इन सब पे काम करता है। इरिगेशन डिपार्टमेंट जितनी भी इरिगेशन रिलेटेड चीज़ें हैं उन सब पे बात करता है। और पीएचई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो होता है ये कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड वाटर सप्लाई और सैनिटरी इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करता है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो होता है ये कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस काम करता है किसका? जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो होता है ये वेलफेयर करने का काम करता है। रेजिडेंशियल केयर होम एंड नॉन इसके लिए और CPWD MES पोस्ट एंड टेलीग्राफ कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ें आती है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन दी पीक डिस्चार्ज फॉर डोमेस्टिक पर्पज कैपिटल पर मिनट कितना होता है? वो इन लिखने का तरीका है। अगर 1.80 लीटर्स फॉर 5 to 10 यूज़र्स के लिए, 1.20 लीटर 15 यूज़र्स के लिए, 1.35 लीटर 20 यूज़र्स के लिए। पीक आर्ली डिमांड व्हाट इज़ द मैक्सिमम डेली कंजप्शन फॉर द सिटी विच हैव एवरेज डेली कंजप्शन इतना? देखो मैक्सिमम आर्ली कंजप्शन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्योंकि पीक आपको दे रखा है कि है एवरेज डेली कंजप्शन जो है वो कितना है? एनुअल एवरेज डेली कंजप्शन जो है वो 1 लाख है, 1 लाख मीटर क्यूब है एनुअल एवरेज डेली कंजप्शन। तो मैक्सिमम आर्ली निकालने के लिए 2.7 से आप मल्टीप्लाई कर देते हो, कि मतलब जो अब जो मैक्सिमम आर्ली आ रहा है वो मैक्सिमम डेली का 27 आर्ली जो होगा वो 27%, 2.7% टाइम होता है मैक्सिमम डेली डिमांड के। नहीं, एनुअल एवरेज आर्ली डिमांड, और आपको दे क्या रखा था? आपको देखा था एवरेज डेली डिमांड। देखिए होता क्या, पहले आप इनसे फॉर्मूला समझ लीजिए क्या होता है। मैक्सिमम डेली कंजप्शन जो होता है वो 1.8 टाइम होता है एवरेज डेली डिमांड के, जो आपको दे रखा था एवरेज डेली कंजप्शन की। तो आपको मैक्सिमम आर्ली कंजप्शन क्या होगा? वो 1.5 टाइम होगा एवरेज आर्ली कंजप्शन के लिए, वो भी मैक्सिमम दिन में जो मैक्सिमम आर्ली कंजप्शन होगा उसका 1.5 गुना होगा मैक्सिमम आर्ली डिमांड। अब मैक्सिमम आर्ली एवरेज आर्ली कंजप्शन ऑफ मैक्सिमम डे, तो इसको अगर हम मतलब डे को हम कर लें आवर में कन्वर्ट, तो 24 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आवर में आ गया एवरेज डेली डिमांड। अब मैक्सिमम से आवर में अगर आएंगे तो 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये हो गया, तो एनुअल एवरेज आर्ली डिमांड ये कन्वर्ट हो गया, मतलब यही है, मतलब 1.8 1.5। For which of the following distribution means is designed?
फॉर विच आर द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन मीन डिज़ाइन किया जाता है मंथली अर्ली डिमांड और मैक्सिमम डे। मंथली अर्ली डिमांड और मैक्सिमम डे। मंथली अर्ली डिमांड और मैक्सिमम डे। मैक्सिमम डे पे जो मैक्सिमम अर्ली डिमांड है उसके लिए डिमांड किया जाता है। मैक्सिमम डे पे मतलब एक महीने में जैसे मैक्सिमम डे और मैक्सिमम आर चल रहा हो उसकी एक दिन के बेस पे डिवाइड किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन में। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है? मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो वो सिस्टम होता है जो पानी को लेकर जाए एक जगह से दूसरी जगह पे। शुड बी डिज़ाइन टू मैक्सिमम अर्ली डिमांड की मैक्सिमम अर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे की एक दिन जो सबसे मैक्सिमम चल रहा था उसके जो सबसे उस दिन की भी सबसे मैक्सिमम आवर में। या कॉन्सिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है? मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड दोनों में से जो भी मेन आता है उसके बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूशन मेन डिज़ाइन करते हैं। पाइप मेन की बात करें तो पाइप मेन जो होता है वाटर लेता है फ्रॉम सोर्स टू रिजर्व सर्विस रिजर्वायर। सोर्स से सर्विस रिजर्वायर लेके जाने के लिए पाइप मेन का यूज़ किया जाता है। इसको हम करते हैं डिज़ाइन मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए, MDD के लिए करते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड कि आज मान के चलो कि मैक्सिमम आज सबसे मैक्सिमम दिन है, उसी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे पाइप मेन को। जबकि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेन है जो पानी लेके जा रहा है एक जगह दूसरी जगह पे, उसको मैक्सिमम अर्ली डिमांड कि भाई इस घंटे मैक्सिमम चल रहा है, या आपको उसी दिन और फायर डिमांड को प्लस करेंगे उनमें जो भी मैक्सिमम आएगा उसके बेसिस पे डिवाइड करेंगे। विच टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम विल कलेक्ट द रेन वाटर। अब कौन सा ड्रेनेज सिस्टम रेन वाटर को कलेक्ट करेगा? प्राइमरी सिस्टम जो होता है रेन वाटर को कलेक्ट करता है। प्राइमरी सिस्टम में मेन ड्रेन आएगी, ये लार्ज एरियाज होते हैं सिटी एज अ होल, लाइन ऑफ नेचुरल ड्रेनेज, इसमें स्ट्रीम आती है, कैनाल आती है, इन सब चीज़ों में पानी जाता है ड्रेन वाटर का। सेकेंडरी स्मॉल ड्रेन आएगी, टर्सरी और कम आ जाएगी, जैसे कि इसमें बड़ा नाला छोटा नाला और फिर नाली आ जाएगा तो बोल सकते हैं। पॉपुलेशन दे रखी है ये और ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से निकालो। तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से पता ही आपको फॉर्मूला क्या होता है? ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में फॉर्मूला पता ही आपको। पहले तो R निकालोगे, R1 R2 R3, ये N निकाल के ये निकाल लिया पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप निकाल लोगे कि Pn इक्वल टू P0 प्लस NX बार की पावर N, ये निकाल लोगे। ये होता है नहीं गलत हो गया यार। Pn इक्वल टू P0 R/100, P0 1 प्लस R/100 की पावर N, ये निकाल लेते हो। तो R निकालने के लिए आपने which of the following method is used to forecast the population of old and very large city। देखिए ओल्ड और वेरी लार्ज सिटी के लिए हम यूज़ करते हैं अर्थमेटिक मेथड। अब ये पढ़ना बहुत जरूरी है आपको। देखिए लार्ज इस्टेब्लिश सिटी के लिए हम अर्थमेटिक लेकर चल रहे हैं, जहाँ पे स्कोप ऑफ एक्सपेंशन कोई हो ना। ज्योमेट्रिक इंक्रीज ये ऐसी सिटी जो यंग हो, जो अभी भी नई बसी हो और रैपिडली आपको डेवलप करेगी, उनके लिए जो होता है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड होता है। इंक्रीमेंट इंक्रीज मेथड होता है वो ये किसी के लिए भी हो सकता है, या तो ओल्ड हो या न्यू हो, किसी के लिए हो सकता है। डिक्रीजिंग रेट ऑफ मेथड होता है, ये उसके लिए होता है जो सेचुरेशन में पहुंच रही है अभी पहुंची नहीं है उसके लिए होता है डिक्रीज, और उसके बाद वो डिक्रीज़ करना चालू करेगी कि कोई महामारी आया कुछ हो गया उसकी वजह से डिक्रीज़ कर रही है। फोरकास्ट पॉपुलेशन फोरकास्ट करेंगे Pn इक्वल टू P0 प्लस NX बार, इससे करेंगे। X बार जो है एवरेज है पॉपुलेशन का, और ज्योमेट्रिक Pn इक्वल टू P0 1 प्लस R
अपन में 100 ये होता है। और आर जो होता है एज्यूम ग्रोथ होती है, कितने से ग्रोथ कर रही है वो। आवरली वेरिएशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1.5 से करते हैं। देखिए मैक्सिमम डेली डिमांड और एवरेज डेली डिमांड में रिलेशन जो है वो 1.8 का है। मैक्सिमम वीकली डिमांड और एवरेज वीकली डिमांड में रिलेशन जो है 1.48 का है। मैक्सिमम आर्ली मंथली डिमांड और एवरेज मंथली डिमांड में रिलेशन 1.28 का है। अब ये जो निकाल ले वो किससे निकाल ले? गोडरेज फॉर्मूला से निकाल लो। इससे हमें पीक पता चलता है। इसका फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू 180 इंटू में टी की पावर -0.1, जहाँ पी जो है वो परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज डिमांड है। टू प्रोटेक्ट फेरस मेटल सीट फ्रॉम कोरोजन, मेटल सीट को आपको कोरोजन से बचाने के लिए हम डिप करते हैं इन अ बाथ ऑफ मोल्टन जिंक टू एड अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ इट। इसको हम गैल्वेनाइजिंग करते हैं कि भाई आपको मेटल फिश को बचाना है कोरोजन से, तो उस पर हम आप मोल्टन जिंक लगा देते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर काम करता है। उसको क्या कहते हैं? जिसको गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग कर देते हैं, प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग करते हैं इसके ऊपर, स्टील और आयरन के ऊपर। इससे हम रस्टिंग से बचाते हैं, कोरोजन से बचाते हैं उसको। द मोस्ट कॉमन मेथड इज़ हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग। सबसे जो कॉमन मेथड है उसको कहते हैं हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। इन विच पार्ट ऑफ सबमर्ज इन बोथ मोल्टन जिंक। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसमें हम मेटल कोटिंग करते हैं ऑन अनदर पीस ऑफ मेटल। इसे मेटल कोटिंग करते हैं किसी और पीस के मतलब जैसे कि ये बहुत कंडक्टिव है, उस पर ऐसे मेटल लगा दो जिस तो नॉन कंडक्टिव हो। इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रोसेस है। इनेबलिंग क्या होता है? इनेबलिंग होता है एक आर्ट है अप्लाइंग निकली कलर्ड पाउडर ग्लास टू द सरफेस ऑफ मैटर जनरली फॉर डेकोरेटिव पर्पस। कि एक में अर्थमेटिक मीन से आप वो निकाल लो, इन दो जगह रखे तो आराम से आप पहले इसमें से ये माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे, इसमें से माइनस करोगे, यहाँ से लिख लोगे, इन सबका एवरेज ले लोगे, एक्स बार आ जाएगा। ये पी नॉट इक्वल टू पी एन इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार, इस हिसाब से निकाल लोगे। जहाँ पे डिकेड टू डिकेड बढ़ रहा है और रिमेन कांस्टेंट है, तो जहाँ पे डिकेड टू डिकेड और रिमेन पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट होगा, तो पीछे पढ़ के भी आ रहे हो आप। रैपिडली डेवलपिंग सिटीज़ के लिए, जहाँ पे आपको बहुत डेवलपिंग सिटीज़ के लिए डिकेड टू डिकेड बढ़ रहा था, ज्योमेट्रिक इंक्रीज, तो कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, जहाँ पे ग्रोथ जो हो रहा है डिकेड टू डिकेड हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है कांस्टेंट रेट से, अर्थमेटिक कांस्टेंट से पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी क्योंकि ये डेवलप हो चुके पहले, क्योंकि इसमें अभी डेवलप कर रही है इसलिए कॉन्स्ट अभी डिकेड टू डिकेड बढ़ रही है। इस ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड है। इंक्रीमेंट इंक्रीज मेथड में ये आपका प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग, व्हाट विल बी दी फायर डिमांड ऑफ अ सिटी हैविंग। फायर डिमांड क्या होगी? और फायर डिमांड पे क्वेश्चन पूछा 2020 में, जहाँ पे पॉपुलेशन 4 लाख है। क्यूजलिंग फॉर्मूला से, क्यूजलिंग फॉर्मूला जो होता है Q इक्वल टू 3182 अंडर पी होता है, तो अंडर पी ये पॉपुलेशन जो होता है पॉपुलेशन 1000 होता है। द फ्लोइंग टाइप ऑफ पंप, कौन सा टाइप का पंप यूज़ करेंगे? बी सेलेक्टेड टू पंप द सीवेज फ्रॉम सेप्टिक टैंक to the water treatment unit, water treatment system. The following types of pumps should be selected in order to pump the sewage from a septic tank to the water treatment system. वर्टिकल सम्प पंप, वर्टिकल सम्प पंप को यूज़ करते हैं पंपिंग फाइब्रस स्लरीज
इसमें हम सबमर्सिबल पंप यूज़ करते हैं। पंपिंग फाइब्रस स्लरीज एंड लिक्विड कंटेनिंग लार्ज सॉलिड एंड फ्रॉम डीप स्लम्स से अगर हमें पंपिंग फ्लरीज निकालनी है, फाइब्रस स्लरीज निकालनी हो, लिक्विड निकालना हो तो पंपिंग सम्प पंप यूज़ करते हैं, जबकि सबमर्सिबल पंप यूज़ करते हैं इरिगेशन पंपिंग सीपेज। अगर इरिगेशन में या पंपिंग सीपेज निकालने के लिए हम सबमर्सिबल पंप यूज़ करते हैं। स्क्रू पंप का यूज़ करते हैं हैवी ऑयल निकालने के लिए। विच आर द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ पंप कैन गिव डिस्चार्ज इवन एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में कौन सा बहुत अच्छा डिस्चार्ज दे सकता है? रोटेटरी पंप, इसका रोटरी पंप, पिस्टन पंप। भाई अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में। रोटरी पंप क्या होता है? इसका यूज़ करते हैं हाई डिस्चार्ज निकालने के लिए, हाई डिस्चार्ज प्रेशर निकालने के लिए, लेकिन इसकी कैपेसिटी बहुत लो होती है। ऑयल पंप के लिए हम रोटरी पंप का यूज़ करते हैं। पिस्टन पंप की बात करें, पिस्टन पंप और रेजिंग क्लियर वाटर फ्रॉम सम्प्स टू ओवरहेड टैंक। पिस्टन पंप का जैसे गाड़ी धुलने के लिए आप यूज़ करते हो, आउटपुट बहुत कम होता है लेकिन इसको हम बहुत हाई तक पानी उठा सकते हैं। मोनो ब्लॉक सेंट्रीफ्यूगल पंप, इन मोनो ब्लॉक पंप्स द पंप एंड द ड्राइविंग मोटर आर द सेम शाफ्ट। पता नहीं भाई क्या है। इसका यूज़ करते हैं बिल्डिंग एग्रीकल्चर पंप में। मड पंप का लिक्विड पंप करने के लिए होता है, इसमें सॉलिड भी हो सीवेज भी हो। जेड एंड एयर लिफ्ट पंप। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टाइप ऑफ पंप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वाटर? सेंट्रीफ्यूज क्लासिफिकेशन ऑफ पंप, मैकेनिक प्रिंसिपल ऑफ